केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को 4 नए कोड्स में मिला दिया है और 21 नवंबर 2025 से नया वेज कोड लागू भी हो गया। ये कोड जो है वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी हेल्थ है। कहा जा रहा है कि नए वेज कोड के लागू होने के बाद कंपनियों को अब सैलरी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जिसमें बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी है। इससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी के कंट्रीब्यूशन बढ़ेंगे, लेकिन टेक होम सैलरी जो है कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चेंजेस जो है कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है जेब पर बोझ जो है बढ़ा सकते हैं। इसी मामले पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिक्की के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मयंक साहब जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक साहब, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। नमस्कार सर, ओवर टू यू। फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सर बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, 29 लॉज को जो है हटाकर जो है 4 नए कोड्स बनाए गए हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी सुना। आप कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? जी विशाल जी, बिल्कुल मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। हमारे को इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे मेजर लेबर लॉ रिफॉर्म मिला है 8 दशकों बाद। अगर आप कानून की लिस्ट देखेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1927, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946, ये ब्रिटिश के जमाने के कानून हैं जो अब ऑलमोस्ट 100 साल के हो चुके थे और इन्हें रिप्लेस करने के लिए 4 न्यू कोड्स आए हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 29 पुराने कानून चले गए और 4 न्यू कोड्स आए हैं। और ये ऐतिहासिक हर पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब पहली बार मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेजेस जो हमारी सरकार टाइम टू टाइम रिवाइज करके अनाउंस करती है, वो केवल 30% वर्कफोर्स के लिए लागू थी पहले, और अब हर एक एम्प्लॉय पे ये अप्लाई करेगी। तो इसके बहुत वाइड रैमिफिकेशंस हैं और ये बहुत वेलकम स्टेप है। मयंक सर, जैसा कि हम लोग कई बार देखते आए कि मोदी सरकार जो है कई जो है पुराने जो है कानून उनको जो है रिपील्स करती हुई दिखी थी। कहा जा रहा था कि बहुत सारे जो पुराने कानून उनको हटाकर जो है ख़त्म किया गया, ताकि जो है जो नियम कायदे कानून को जो है बहुत ही आसान किया जाए। क्या उसी का ये कंटिन्यूटी है? 100% विशाल जी, और मैं ये नहीं कहूंगा, ऑल्दो ऑफ कोर्स कानूनी तौर पे रिपील जरूर होंगे, पर जो करेक्ट इंग्लिश शब्द है वो ये है कि 29 कानूनों को इन्होंने सबस्यूम करा है जी 4 कोड्स में। और इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने पहले कहा था, सिंप्लीफिकेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन है। आज की तारीख में, या मैं कहूं कोड आने से पहले, जो दिक्कत हर जगह थी, वर्कर को थी, इंडस्ट्री को थी, वो ये थी कि वेज जैसे शब्द की परिभाषा हर कानून में अलग होती थी। आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी उठाएंगे अलग है, पेमेंट ऑफ बोनस हटाएंगे अलग है, मिनिमम वेज उठाएंगे अलग है, ईएसआई में अलग है, ईपीएफ में अलग है। तो कर्मचारी और इंडस्ट्री दोनों ही हर नए कानून के साथ घूम जाते थे कि भाई वेज की परिभाषा क्या है। अब फाइनली हमारे पास एक यूनिवर्सल वेज की परिभाषा है। हर कर्मचारी को भी पता होगी वो परिभाषा, हर इंडस्ट्री वाले को भी पता होगी, और क्लियर कंप्लायंस में ईज आने वाला है। मयंक साहब, हमारे साथ जो हैं मनी 9 के एडिटर जो हैं प्रवीण शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपसे मुखातिब होंगे, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाय मयंक। हेलो सर। मेरा एक सवाल है, ये जानना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्राडिक्शन सा थोड़ा दिख रहा है। एक तरफ जो कर्मचारी संगठन है वो कह रहे हैं, उनका 26 तारीख को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, चाहे C2 हो, एटक हो, तमाम संगठनों ने जी। दूसरी तरफ अगर हम इन कोर्ट को देखते हैं जो लेकर आए गए हैं, तो एक पहले तौर पर, मोटे तौर पर ये दिखाई देता है कि ये जीएसटी के बाद एक और बड़ा रिफॉर्म है। 5 साल से पेंडिंग थे ये, जिनको सरकार लाना चाहती थी लेकिन लेकर नहीं आ पा रही थी। अब फाइनली सरकार उनको लेकर आई। तो मेरे इसमें 2 सवाल हैं। एक तो अब तक 4-5 साल से अगर ये पेंडिंग थे तो क्या बड़ी वजह इसमें आ रही थी। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय फ्रेंडली जान पड़ता है ये कानून, और जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स के लिए या कंपनीज के लिए क्या ऐसा नहीं है कि उनकी कॉस्ट इस कानून के आने से, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो कंपनियों का बर्डन बढ़ा सकते हैं, चाहे गिग का देख लें या बाकी उन पे देख लें। ओके, तो सबसे पहले मैं कर्मचारी संगठनों की जो प्रोटेस्ट हैं उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कानून बहुत बैलेंस्ड है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, विकसित भारत 2047 के विजन को लेते हुए है। पहली बार
हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, पहली बार हम लीगल स्टेटस दे रहे हैं एक गिग वर्कर को। अब तक कोई कानून नहीं था जिसमें ये जो राइडर्स हैं उनको ये जो हम शब्द कहते थे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, आज की तारीख में अब इन कोड्स के थ्रू इन्हें एक लीगल स्टेटस मिला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस अरीना में इंडिया पाथ ब्रेकिंग है, क्योंकि मुट्ठी भर और देश हैं जहां पे गिग वर्कर के लिए कोई डेफिनेशन हो एंड फॉरगेट अबाउट कोई उनकी सोशल सिक्योरिटी हो। हमारे कोड्स में ना कि उन्हें एक लीगल स्टेटस दिया गया, एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है, उसके बाद उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है। और ये गिग वर्कर इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है ये बहुत फास्ट रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है ऑफ द वर्कफोर्स। तो इस पे भारत सरकार ने ऑब्वियसली स्पेसिफिक ध्यान दिया है, एक डेफिनेशन दी है और उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा है। मयंक बाकी जो आपने जी जी प्लीज 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 कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो आपने मुद्दे उठाए हैं, और मैं आपकी स्क्रीन पे देख भी रहा था कि कंपनीज को अपनी एचआर पॉलिसीज चेंज करनी होगी, जरूर चेंज करनी होगी, क्योंकि वेज की परिभाषा बदल रही है, ग्रेच्युटी के नियम बदल रहे हैं, नए कैटेगरीज आ रहे हैं लाइक फिक्स टर्म एम्प्लॉयज जो पहले भी थे पर अब उनको 1 साल पे कंप्लीशन पे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इंडस्ट्री की भी मांगों को नजर में रखते हुए ये प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करें। मयंक जी, वेजेस का नया तरीका अपनाने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो अब बेसिक सैलरी है आपकी वो कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। फिर एचआरए, ट्रैवल बोनस जो है इत्यादि आदि को कहा जा रहा है कि वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की जो है कहा जा रहा है कि जो है राशि जो है जो रकम है वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन सर टेक होम सैलरी को लेकर असमंजस है, लोग कह रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही है कि थोड़ी कम हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है सर? जी, टेक होम सैलरी इन द नियर टर्म कम हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं वेज की परिभाषा क्या है। आपने बहुत बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये कहा है कि अगर किसी को 100 रुपए मंथली मिल रहे हैं तो अब जो उनकी कंपोनेंट्स होने वाले हैं वेज के, उसमें बेसिक पे मिनिमम 50 रुपए होने, उससे ऊपर भी हो सकता है पर 50 रुपए से कम नहीं हो सकता है। अब ये बेसिक पे का कंपोनेंट क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि इस पे आपके सारे पीएफ, ग्रेच्युटी, ये सब इस पे रिलाय करते हैं। अब जो पीएफ जैसे आपका बेसिक, अगर आप आज की तारीख में सिर्फ 30% बेसिक पे थे और अब कल से आपका 50% हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो हाई हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो टेक होम पे है वो एम्प्लॉय का कम होगा। परंतु इसमें भी एक टेक्निकलिटी है। प्रोविडेंट फंड का जो कानून है वो 15,000 तक सीमित है, 15,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन कंपलसरी नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स जो जो 15,000 से नीचे बेसिक पे हैं उनके लिए नियर टर्म में जो पीएफ है वो ज्यादा लगेगा, एज अ रिजल्ट उनकी टेक होम हिट होगी। परंतु ऑन द अदर हैंड जो हमारे रिटायरमेंट के पास एम्प्लॉयज हैं उनको क्लियरली एक बोनंजा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो 30% पे थे उनका ओवरनाइट बेसिक अब 50% हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वो एक हायर ग्रेच्युटी अमाउंट ड्रॉ करेंगे। मैं ये बेज वाली आपने बात की है, तो एक तो इसमें जो डेफिनेशन चेंज हुई है आपने भी बताई। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था, जब 50% का कर दिया है कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो 50% होना चाहिए आपके टोटल रेम्यूनरेशन का, क्या क्या इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि जो टैक्स नेट है सरकार का इनकम टैक्स को लेके, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो बाहर कर दिए जाते थे कंपनियों के द्वारा, जिसमें जो टैक्स फ्री हो जाती थी एक तरह से, क्या एक सरकार का वो तरीका भी यहाँ से इन नए जो लेबर कोड हैं उसके ज़रिए ये है कि यहाँ पे टैक्स नेट को बढ़ाना है, इसके ज़रिए ज़्यादा लोग क्या टैक्स के दायरे में आएंगे? क्योंकि सरकार ने इसी साल 12,75,000 तक की टैक्स छूट दी है। प्रवीण जी, वैसे तो मेरी टैक्स में एक्सपर्टीज नहीं है, परंतु मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो ऑफ कोर्स इस कानून की ड्राफ्टिंग को स्पेयरहेड कर रहे थे, उन्होंने वेजेस की परिभाषा हर स्टैट्यूट में देखी। अगर आप जो पुराना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था अगर आप उसे देखेंगे, उससे सबसे ज्यादा मिलती जुलती और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन उन्होंने अडॉप्ट करी है। तो उन्होंने सारे डेफिनेशंस को क्लियरली एनालाइज करा है और जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन उन्हें लगी है उन्होंने उसको अडॉप्ट करते हुए और
ये प्रोटेक्ट करते हुए वर्कर को। नहीं तो एक प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में पुराने कानूनों के तहत, जिसमें हम जरूर बेसिक पे को सिकोड़ देते थे ताकि ग्रेचुइटी का मेरा बर्डन कम हो जाए। अब सरकार ने कहा है नहीं, आपको 50% तो मिनिमम रखना ही रखना है, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। तो आपको क्लियर कट ग्रेचुइटी में इसका डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है। एक सवाल और है, एक वेजेस की डेफिनेशन के साथ ही एक वर्कर और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में भी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, अगर आप आसान भाषा में समझा पाएं दर्शकों के लिए। प्रवीण जी, आसान भाषा में जो एम्प्लॉई है वो व्हाइट कॉलर माना जाता है, और जो वर्कर है वो ब्लू कॉलर माना जाता है। और मैं आपको और आसानी से बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी मैनेजरियल या सुपरवाइजरी टाइप ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है, और अगर वो 18,000 रुपए मासिक तनख्वाह से ज्यादा कमा रहा है, तो फिर वो एम्प्लॉय कहलाता है, वर्कर नहीं कहलाता है। पर अगर वो क्लेरिकल, मैनुअल, टेक्निकल काम कर रहा है, या अगर वो सुपरवाइजरी काम कर रहा है और 18,000 से कम की मासिक वेतन कमा रहा है, तो फिर वो वर्कर की परिभाषा में आ जाएगा। ओके, तो इसमें सेक्टर का कोई, काम के रोल्स का कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। मुझे ये बताइए, हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, इन कानूनों का अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें, हम जैसा आपने भी शुरुआती अपने कमेंट में कहा कि विकसित भारत की तरफ एक कदम है। एक जो बड़ी क्राइसिस पिछले कुछ वर्षों में देखी गई वो जॉब्स की क्राइसिस देखी गई देश में, कि नौकरियां उस हिसाब से पैदा नहीं हो रही जिस हिसाब से देश में युवाओं की आबादी तादाद है। ये कानून किस तरह से इंडस्ट्री और युवा दोनों को एक इम्पेटस देंगे, एक थ्रस्ट देंगे कि वो वर्कफोर्स बढ़े, नौकरियां, फॉर्मल नौकरियां क्रिएट हो? बिल्कुल प्रवीण जी, दो स्पेसिफिक प्रोविजंस पे मैं गौर फरमाना चाहूंगा। सबसे पहले है विद रिगार्ड टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर को भी कि भाई मेरे पास 1 साल का ही प्रोजेक्ट है, 2 साल का ही प्रोजेक्ट है, अब मैं एक एम्प्लॉय को सिर्फ उस फिक्स पीरियड के लिए एंगेज कर पाऊंगा, और अब उसे 1 साल से ज्यादा अगर फिक्स टर्म का पीरियड है तो उसे ग्रेचुइटी भी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, आप हैरान होंगे, आपको ये शायद पता ना हो कि आज की तारीख में भी 2025 में इन कोड्स के आने से पहले तक रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन एंगेजमेंट ऑफ विमेन एम्प्लॉइज इन द नाइट शिफ्ट। वो बिल्कुल साफ कर दी गई हैं इन कोड्स के साथ। तो अब इन कोड्स के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी महिला को एंगेज करना चाहें इन अ नाइट शिफ्ट, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू आपको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखे हैं कोड में, वो फॉलो करने होंगे। तो ये सारे वो प्रोविजंस हैं जो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की तरफ है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। जितना आप एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी दोगे कि मैं अलग अलग सेक्टर से अलग अलग टाइम पे लोगों को एंगेज कर पाऊं, उतनी ही हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एंड फाइनली गिग वर्कर्स को आपने लीगल स्टेटस दिया है, वो इन इटसेल्फ एक बहुत वाइडनिंग, रैपिडली ग्रोइंग वर्कफोर्स का सेगमेंट है, तो वो भी इंक्लूडेड है। और ये एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि मैं एम्प्लॉयमेंट शब्द इस्तेमाल करूं, पर ये लाइवलीहुड जरूर प्रमोट कर रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है, तो उसी आधार पर मैं कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका भी जो हक है वो भी बराबर करने की कोशिश की गई। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है अब कानूनी रूप से मान्य भी बताया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों को जो है स्थायी कर्मचारी जितना ही वेतन और सुविधाएं मिलेंगी, ये भी बातें जो है सामने आती हुई दिख रही हैं। तो अब कुछ आप पूरी बातों को अगर कंक्लूड करना चाहें मयंक जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है, और जैसे मैंने कहा था, हम 8 दशकों से इसका इंतजार कर रहे थे। हम बहुत होपफुल हैं कि इससे आने वाली जनरेशंस जो हैं वो भी बहुत फायदा करेंगी। और मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है, ये इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। जो जो हमने प्रोविजंस आज डिस्कस करे हैं वो कई डेवलप्ड नेशंस में भी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम पे कानून, गिग वर्कर पे कानून, ये सब पाथ ब्रेकिंग है, ये सब कटिंग एज है, और ये हमारे को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। जी,
मयंक जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय पर बहुत ही आपने आसानी से जो है हमारे सामने जो है बात प्रस्तुत की। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। प्रवीण सर, अब आपका हम रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय और मजदूर की जो नई परिभाषा, तो इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझना चाहूँगा सर। क्या मजदूर वो हैं जो मैनुअल, टेक्निकल और जो क्लर्क सुपरवाइजरी का काम करते हैं, उनको कहा जाएगा अब सर? बिल्कुल, जिनकी 18,000 रुपये से कम सैलरी है, दरअसल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सैलरी का एक ब्रैकेट है जिसमें 18,000 से ऊपर की सैलरी जिनकी रहेगी वो सारे आपके एम्प्लॉय हैं, उससे नीचे के सारे आपके वर्कर हैं। यही बात मयंक भी अभी हमें बता रहे थे कि उसमें सेक्टर, उसमें रोल, इसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन प्रवीण सर, कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात की जो है कोशिश की है, तस्दीक की है, क्या उस लिमिट को भी बढ़ाने की भी चर्चा हो रही थी कि जो 15,000 वाला जो लिमिट है, उसको भी बढ़ाने की? 15,000 वाली लिमिट बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात, अभी भले ये है कि एक 15,000 की कैपिंग है कि साहब इसके ऊपर आप पीएफ काटने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा दरअसल प्रैक्टिस को अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस इस तरह की नहीं है। आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, जिन लोगों की और ज़्यादातर लोगों की जो 15,000 से ऊपर बेसिक पे है, उनके भी पीएफ कटते हैं, उनको भी पूरे के पूरी सोशल सिक्योरिटी का। लेकिन सबसे शानदार बात प्रवीण सर इसमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले कहा जाता था कि 5 साल आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए तब जाकर आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 साल की भी नौकरी में जो है आपको ग्रेच्युटी मिलने की जो है संभावना है। बिल्कुल, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए है, जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे उनके लिए 1 साल। रेगुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं है? परमानेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की 2 कैटेगरी हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए ये प्रावधान है कि अगर आप चाहें तो 1 साल में आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। अगर आपका रिपीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिपीट हो रहा है तो आपका 5 साल वाला भी हिसाब हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। चलिए सर, लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि ओवर टाइम का भी नियम जो है सुनिश्चित किया गया है। दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम अगर आप कर रहे हैं तो ओवर टाइम के भी आपको जो है फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। हफ्ते में 48 घंटे से ऊपर कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम के लिए आप लायबल हैं, और ओवर टाइम का पैसा जो है ज़रूरी ही देना होगा। एक बड़ी चीज़ जो है, जो हम लोगों ने अपने पिछले मनी सेंट्रल में भी डिस्कस की थी बॉस, वो है हर कर्मचारी को, कंपनियों को एक ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। इसका फ़ायदा विशाल ये होगा कि हर कर्मचारी अब जो है एक सिस्टम में आएगा। एक इसी तरह नहीं है, एक घोस्ट एम्प्लॉय के तौर पे नहीं है कि आप किसी से काम करा रहे हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। हर कर्मचारी आपके सिस्टम का, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, उसके अधिकार उसी हिसाब से सुनिश्चित होंगे। ये जो लो सैलरी ब्रैकेट में आने वाले वर्कर हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जिन्हें कंपनियां अमूमन दिहाड़ी या इस टाइप से ले लेती थी, बाहर से किसी वेंडर के जरिए हायर कर लेती थी, वहाँ उन वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं मिलता था, किसी तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिलते थे। जब ये सिस्टम उसका फ़ायदा यहाँ पे आप ये मानकर चलिए कि लाखों कर्मचारियों को होगा। लेकिन बॉस, जब वो सिस्टम में आएंगे तो उससे तो एक और डेटा भी तो क्रिएट होगा, ये पता चलेगा कि इतने लोगों को रोजगार मिला, इतना पैसा जो है उनका पीएफ में कटा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिला। फिर सरकार को फ्यूचर प्लानिंग करने में भी ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण काम देगा। बिल्कुल, ये सरकार को जो रोजगार के जो सरकार आंकड़े जारी करती है उसमें भी सरकार को मदद करेंगे। सरकार ये तर्क दे पाने में सफल होगी कि देखिए, जो बेरोजगारी की जो तस्वीर पेश की जाती है वो तस्वीर उतनी खराब नहीं है, देश में रोजगारों की या नौकरियों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है। तब सरकार एक व्यापक तौर पर एक डेटा भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है विशाल। लेकिन सर, अगर कोई सोच रहे हो कि अगर नियम को कायदे कानून को अगर हम ना माने तो समझ लीजिए कि अब जो निरीक्षण है, जो कंप्लायंस का जो इशू है, जो जांच है, पड़ताल है, नियमों का जो पालन अगर आप नहीं करते हैं तो कंपनी पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जो है वो भी हिदायत दी गई है। कर्मचारी चाहें तो सीधे कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। और जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास एक लीगल बेस है किसी भी काम को करने के पास। आप लेबर जो मिनिस्ट्री है, लेबर कमिश्नर हैं, उनके यहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अभी ग्रीवांस रखने का किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का, या जिसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है जी, आप आज तक ऑफिस आए, अगले दिन आपको ऑफिस के गेट के बाहर, फैक्ट्री के गेट के बाहर ही रोक लिया गया कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास कोई ग्रीवांस को कहने का तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास ना तो कोई कागज़ है ना और कोई चीज़ है जी। यहाँ से वो रास्ता खुलेगा कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे लाखों कर्मचारी
खास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं, जिनका हायर एंड फायर बहुत आसान है, वहाँ पे इसको लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कंपनियों की एक उत्तरदायित्व, तो कंपनियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर जब ये जितना हम देख पा रहे हैं इस बिल को, इस कोड को, वो बेहद एम्प्लॉय फ्रेंडली बिल कोड जान पड़ता है। इतने एम्प्लॉय फ्रेंडली कोड के बावजूद आखिर जो मजदूर संगठन हैं वो क्यों उखड़े हुए हैं, वो क्यों नाराज हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंटक है, एटक है, एचएमएस है, सीआईटीयू है, एआईयू-टीयूसी, तमाम और भी लिस्ट में शामिल है। केवल भारतीय मजदूर संघ इसके समर्थन में है, जो कि सरकार या मैं कहूँ कि आरएसएस एफिलिएटेड संगठन है, वो समर्थन में जान पड़ रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने संगठन हैं, एटक हो, C2 हो या बाकी के हो, वो सब इसके विरोध में। तो आखिर उनके तर्क क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन सर वो तो हम लोग को 26 तारीख के बाद पता चलेगी। लेकिन कंपनियों की हम कोशिश करेंगे कि एटक के या किसी दूसरे संगठन के कोई प्रतिनिधि हमारे साथ बैठें जल्दी ही और उनके साथ चर्चा हो। लेकिन सर कंपनियों को कुछ जो है अमूलचूल बदलाव भी करना पड़ेगा। उनकी जो है मतलब गुना भाग गणित जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि सैलरी स्ट्रक्चर को अब जो है नए 50% बेसिक रूल के हिसाब से बदलना पड़ेगा। कौन एम्प्लॉय है, कौन वर्कर है, इसकी भी एक नई लिस्ट शायद उनको बनानी पड़ जाए सर। और HR की जो नीतियाँ और जो सिस्टम उसको भी अपडेट करने की कोशिश होगी, तभी जाकर ये सारी चीज़ों का जो है आप इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। बिल्कुल। अब जो कुछ खबरें आ रही हैं वो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इनसे कंपनियों का जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे जैसे रियल्टी सेक्टर की बात अगर हम करें तो माना ये जा रहा है कि 10% तक वहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर में कॉस्टिंग बढ़ सकती है। इसका असर क्या होगा? अगर आपकी 10% या 15% कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका सीधा असर हाउसिंग सेक्टर के प्राइसेस पे पड़ सकता है जी। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ के साथ क्या है कि अगर आपका 50% बेसिक में आया और उसके अकॉर्डिंगली आपका PF कटा, तो इसका मतलब होगा आपकी टेक होम सैलरी कम हुई। यानी अब अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाए, इन हैंड सैलरी कम हो जाए और घर के दाम बढ़ जाएं। तो ये कुछ इम्पैक्ट हमको एक आम कंज्यूमर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमको पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। विशाल जी सर, एक दो पॉइंट और है, उसको भी मैं डिकोड करवाना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि पहले मजदूरों को जो है सीमित स्तर पर जो है सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। साल 2020 में बने कोड से अब जो है कहा जा रहा है कि इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब सभी कामगारों को जो है PF, ESIC, बीमा और अन्य सुरक्षा मिलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है सर, इस पर मैं आपसे नहीं बिल्कुल इसमें जो नॉर्मल वर्कर हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, उनसे भी ज़्यादा जो बड़ा स्टेक है या जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इसमें साथ शामिल कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सोशल सिक्योरिटी नेट मिल रहा है, क्योंकि कुछ बेहद विषम परिस्थिति में इन वर्कर्स को काम करना होता है। बारिश हो रही है, सर्दी है या आपका गर्मी है। भारत अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखेंगे तो इतनी तेज गर्मी पड़ती है, वहाँ इनको भारी भरकम बोझ के साथ घरों में डिलीवरी करना, ड्राइविंग करना, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए आप एक सोशल सिक्योरिटी का दायरा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रूल है। और सर एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है न्यूनतम मजदूरी को लेकर, जो कहा जा रहा है कि अब तक के कानून के तहत कुछ ही मजदूरों को जो है जो न्यूनतम मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है सर कि साल 2019 के कोड ऑफ वेज से अब जो है सभी मजदूरों को जो है न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। बिल्कुल, एक यूनिवर्सल बोल रहे थे, हाँ, एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज सरकार यहाँ पे तय कर रही है, जिसके तहत कोई भी राज्य या कोई भी कंपनी उस लेवल से नीचे किसी को हायर नहीं कर सकता। आपको अपना जो वेजेस हैं वो उसके ऊपर रखने होंगे। अब महिलाओं को भी बात कर लेते हैं सर। 50% आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको कहा जा रहा है कि अब समान काम के लिए समान जो वेतन है वो देना बहुत ज़रूरी होगा। और सर न्यूज़ रूम में हम चर्चा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक पॉइंट जो है विशाल, वो लगता है तमाम मीडिया हाउसेस के चश्मे से छूट रही है, वो मैटरनिटी लीव को लेकर। आप कह रहे हैं कि 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है महिलाओं को। बिल्कुल, 6.5 महीने या 26 हफ्ते की अगर आप बात कर लीजिए तो उस तरह की मैटरनिटी लीव है। इसके साथ ही महिलाओं को मैटरनिटी लीव या उस पीरियड में आपको वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी मिल रही है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए या वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए भी इन नियमों की बात कही गई विचार।